आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920, जिसमें आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एग्जांपल 20 लाख, उससे क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो आपने क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। अब ईयर 2021 यानी नेक्स्ट ईयर में आपका जो टर्नओवर था वो था 15 लाख, तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी आपको कंप्लायंस करने पड़ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सारे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय एक बार अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हैं तो रजिस्टर होने के बाद आपको सारे प्रोविजंस का, लॉ के सारे प्रोविजंस का कंटिन्यूअस कंप्लायंस करना पड़ेगा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के भी प्रोविजंस आएंगे इसी चैप्टर में, लेकिन ये पॉइंट ये कहता है कि एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो नेक्स्ट ईयर में अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम भी है तो भी क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। So once a person gets registered under GST, either voluntarily or by virtue of provisions of the Act, he has to comply with all the provisions of the Act irrespective of turnover threshold limit. That is, once a person obtains voluntary registration, he has to pay tax, voluntary registration or registration due to compliance with law। मतलब compliance with law मतलब अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा चला गया तो आप क्या करवा लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे नहीं गया है, लेकिन आपको पता है, आप अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता है कि 20 लाख का टर्नओवर आपके लिए टच करना कोई बड़ी बात नहीं है और इजीली आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो आपने क्या किया, पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। फाइन। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में भी क्या होगा, आपको जो एग्जेम्पशन लिमिट है, मान लीजिए आपके केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है 20 लाख रुपए, तो अगर आपका टर्नओवर 15 लाख भी हुआ ना तो भी क्या हो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, तो आपको जीएसटी के सारे प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटीआर, ये आपको बताए थे मैंने सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, यू कैन रीड इट वंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज सेक्शन 24। सेक्शन 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये कहता है दैट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन स्पेसिफिक पर्सन्स जिनको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख भी है अगर, तो भी अगर इफ यू फॉल इन द लिस्ट विच इज गिवन बिलो, तो आपको क्या कराना होगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। समझ में आ रहा है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ठीक है, आपको टर्नओवर नहीं देखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली करा देना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स रिक्वायरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी हैव बीन एनलिस्टेड बिलो। पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या लिखा है फ्रेंड्स? पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप गुजरात में आप रजिस्टर्ड हो और आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो किसी और स्टेट में, मे बी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यानी इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स,
ठीक है फ्रेंड्स, गुड्स के लिए है ये। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी में क्या है, कंपलसरी। लेकिन कैसे गुड्स? टैक्सेबल गुड्स। सो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है फ्रेंड्स? कंपलसरी है। फाइन। हाउएवर, अब ये इसका एक्सेप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs एंड 10 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। हमने पढ़ा था इन 4 स्टेट्स में क्या है, 10 लाख की लिमिट है। थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी है? 10 लाख। किन 4 स्टेट्स में? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड इज अवेलेबल। ठीक है, थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और 10 लाख is available in case of interstate supply of taxable services and of notified handicraft goods। मतलब अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब होगा? जब आप आपका थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तब। ठीक है, सपोज मैं मशीन रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा जो मशीन रिपेयरिंग का जो ऑफिस है, ठीक है, वो है गुजरात में, लेकिन राजस्थान से मुझे कोई कंप्लेंट आती है मशीन की और मैं मशीन रिपेयरिंग सर्विसेज वहां पे जाके प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुआ। तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस में क्या मिलेगा आपको? थ्रेशहोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। फाइन। और क्या लिखा है? टैक्सेबल सर्विस के अलावा नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी करते हैं तो भी क्या है, आपको थ्रेशहोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। सॉरी। सो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या होते हैं? नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स मींस जो हाथ से बनाए जाते हैं गुड्स। ठीक है, आपने देखा होगा हैंड वोवन ब्लैंकेट्स, है ना, पॉटरी, ठीक है, इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी, इस तरीके के कई सारे गुड्स होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? आपको एग्जेम्पशन लिमिट का, थ्रेशहोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। His turnover is below the specified threshold limit. Is he liable to get registered under GST? बताइए क्या है? इंट्रास्टेट सप्लाई किस चीज का कर रहा है? गुड्स का, और उसका टर्नओवर क्या है? थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम। तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, इफ मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का क्या कर रहा है? इंटरस्टेट सप्लाई। उसका टर्नओवर क्या है? बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड लिमिट। मतलब वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, इसमें से जो भी उसको एप्लीकेबल होता होगा, उससे क्या है? कम है। तो इज ही लायबल टू गेट रजिस्टर्ड? यस, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। फाइन। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हिज टर्नओवर इज बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड लिमिट। Is he liable to get registered under GST? टर्नओवर क्या है? थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है। और वो क्या कर रहा है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज के केस में तो हमको क्या है? थ्रेशहोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। मतलब जब टर्नओवर थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तभी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है? रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Casual taxable persons making taxable supply. If you are a casual taxable person making taxable supply, तो क्या होगा? आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली कराना पड़ेगा। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं गुजरात में, ठीक है, मेरा है मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
ठीक है, मैं गुजरात में रजिस्टर्ड हूं। अब मुझे पता है कि महाराष्ट्र में क्या लगने वाला है, एक एग्जीबिशन लगने वाला है। किन चीजों का? मशीनरी वगैरह का। और अलग अलग स्टेट से लोग वहां आने वाले हैं मशीन खरीदने। तो मैंने सोचा मैं भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूं, मेरी भी हो सकता है कुछ मशीन्स बिक जाए। तो मैंने क्या किया, वहां पे जो एग्जीबिशन होता है उसमें एक स्टॉल बुक कर लिया और मशीन बेचने चला गया। फाइन। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी स्टेट में जाके टैक्सेबल सप्लाईज करता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप गुजरात में रजिस्टर्ड हो, आप महाराष्ट्र में आके मशीन बेच रहे हो, है ना, वो भी एक स्पेसिफिक प्लेस लेके एग्जीबिशन सेंटर में, तो ये अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई साहब मैं तो केवल एग्जीबिशन के लिए आया हूँ, 1.5-2 महीने का एग्जीबिशन है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा ये स्टॉल क्लोज करके। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो आप क्या करिए, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो मुझे समझाया गया कि अगर आप 90 डेज से कम के लिए बिजनेस करने आए हैं, कितने? 90 डेज से कम के लिए अगर आप हमारे स्टेट में बिजनेस के लिए आए हैं तो आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं ये किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड तो होते हैं, लेकिन जैसे गुजरात में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन गया कहाँ है? महाराष्ट्र में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है। और कैसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जाते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना क्या है? मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। ठीक है। हाउएवर, अब ये इसका एक्सेप्शन है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और 10 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स is available in case of casual taxable person who is making interstate taxable supplies of notified handicraft goods। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो उसको क्या है? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब है? जब उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? Fine. Casual taxable persons means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services in a state where he has no fixed place of business। ठीक है, तो आप एग्जीबिशन में गए थे, वो क्या था आपका? टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस था। ठीक है, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज हिज बिजनेस इन दिल्ली, ही वेंट टू राजस्थान and sold some of his goods in exhibition in राजस्थान। ठीक है, तो मिस्टर ए का बिजनेस कहां पे? दिल्ली में, तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। वो कहां गया? राजस्थान गया कि एग्जीबिशन में गुड सेल करने, तो राजस्थान में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैसे? एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखा हमने, अभी पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सो ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। कहां से आया है? आउट ऑफ कंट्री से, इंडिया के बाहर से आया है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए। ठीक है, ओकेजनली आते हैं ये लोग इंडिया में, क्या करने के लिए? ओकेजनली बिजनेस करने के लिए इन एनी स्टेट। फाइन। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको भी क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। समझ में आ रहा है? सीटीपी और इसमें एनआरटीपी में क्या डिफरेंस है? सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीटीपी इंडिया का ही होता है, वो किसी स्टेट में रजिस्टर्ड होता है, दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आता है इंडिया के बाहर से, उसको भी क्या लेना पड़ता है? इंडिया में रजिस्ट्रेशन एज अ एनआरटीपी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके का होता है।
ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ CTP एंड NRTP. A casual taxable person is one who has registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having fixed place of business. Such person needs to register in the state from where he seeks to supply as a casual taxable person. तो ये हो गया CTP. अब NRTP क्या है? A non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect supplies, taxable supplies from any state in India and for that he needs GST registration. ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाईज. अगर टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अब CTP और NRTP का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिमिलर है. ठीक है, दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days in advance बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई. कितने दिन एडवांस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 days in advance. मतलब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे उससे 5 दिन पहले उनको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. फाइन. रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड only after they make advance deposit of estimated tax liability. मतलब उनको गवर्नमेंट को एस्टिमेट देना है कि मैं जितने भी पीरियड के लिए आया हूं, 15 दिन, 1 महीना, 45 डेज, 60 डेज, उतने उसमें मेरा इतना बिजनेस होगा और इतनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी. तो वो जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो आपको गवर्नमेंट को क्या करनी है? एडवांस डिपॉजिट. तभी ही क्या मिलेगा आपको? रजिस्ट्रेशन मिलेगा. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलता है? 90 days और पीरियड मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, विच एवर इज लोअर. ऑब्वियस है, मैक्सिमम 90 days या फिर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जितना पीरियड लिखा हो उतना. ठीक है, तो क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? पढ़ते हैं आगे. रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड. एक्सटेंड कब किया जाएगा? ओनली आफ्टर दे मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी. और जो एक्सटेंड किया जाएगा ना फ्रेंड्स, वो भी मैक्सिमम कितने डेज के लिए किया जाएगा? 90 days के लिए. 90 days से ज्यादा एक्सटेंड होगा नहीं. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, ये 90 days का एक्सटेंशन आप अलग से नोट कर लीजिएगा. A PAN number is mandatory to be eligible for grant of registration. मतलब हमने समझा था कि GST क्या है? PAN बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें क्या होता है? पर्सन का PAN नंबर होता है. अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए तो ठीक है, वो इंडिया का ही है, उसके पास PAN होगा. जो NRTP है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो तो आया इंडिया के बाहर से, उसके पास तो PAN नंबर होगा नहीं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है PAN नंबर. वो तो इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है, फॉरेन में कोई और एक्ट लगता है. तो क्या PAN नंबर होगा इस फॉरेनर के पास? तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा? वो क्या डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा? वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, वन एक्सेप्शन टू दिस इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. क्या बोला है? PAN नंबर इज मैंडेटरी टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बट वन एक्सेप्शन टू दिस इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन on the basis of other prescribed documents instead of PAN. ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिलेगा. कौन से डॉक्यूमेंट्स है? He has to submit a self-attested copy of his valid passport. पासपोर्ट की कॉपी along with the application signed by his authorized signatory who is an Indian resident having a valid PAN and application will be submitted in a different prescribed form. क्या बोला है कि आपको इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास क्या होगा? PAN होगा. उसका PAN प्लस आपका क्या चाहिए? फॉरेनर का क्या चाहिए? पासपोर्ट. फॉरेनर का पासपोर्ट चाहिए और आपने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया इंडिया में, उसका क्या चाहिए? PAN.
और इसके साथ क्या देना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके बेसिस पे क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जो लोग रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। 2 लाख हो, 4 लाख हो, चाहे 6 लाख हो, रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, मैंडेटरी है। कैसे? हमने समझा था सर्विसेज डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर से जो कंपनी प्रोफेशनल सर्विसेज लेती है तो डायरेक्टर को क्या पे करेगी, प्रोफेशनल फीस। और टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, कंपनी को डायरेक्टली, किसको, गवर्नमेंट को। उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर लिमिट। एक और ट्रांजैक्शन आपको बताता हूं जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, जो कि है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेता हूं किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो भी क्या है, मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को केवल बेसिक वैल्यू दूंगा मैं, और मैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हूं, तो जो टैक्स बनता है उस पर वो डायरेक्टली क्या पे करूंगा, मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो आरसीएम के केस में जो भी बंदा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो क्या करता है, टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन मेकिंग सप्लाईज on which he is liable to on which tax is liable to be paid on reverse charge basis are exempt from registration। मतलब जो हमने डायरेक्टर वाला एग्जांपल लिया, तो सपोज डायरेक्टर से हमने ली प्रोफेशनल सर्विस, उस पर उसने चार्ज किया 1 लाख रुपए, प्लस उस पर लगा 5K टैक्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और टोटल हो गया 1.05 लैक्स। तो ये जो 5K है ये कंपनी, जिस कंपनी ने सर्विस ली वो किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। डायरेक्टर को, क्या डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, नहीं है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा, कंपनी को लेना पड़ेगा मैंडेटरीली। उसके बाद जो लिखा है वो ये लिखा है कि जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसपे टैक्स सामने वाले को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज, मतलब इफ आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस जिसपे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। मैं कौन हूं, सप्लायर ऑफ सर्विस जिसपे लगता है रिवर्स चार्ज। तो इस केस में सप्लायर कौन है, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से मैंने क्या ली थी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो अगर मेरा केवल एक ही बिजनेस है जो कि है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, और मैं केवल यही सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, जिसपे क्या लगता है, आरसीएम लगता है, यानी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस पे करेगा टैक्स, तो मुझे यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है और थ्रेशोल्ड लिमिट भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि मैं कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे लिए तो वो एग्जेम्प्ट सर्विस हुई। क्यों, क्या मुझे टैक्स कलेक्ट करना है, मैं डायरेक्टर कंपनी, मैं हूं डायरेक्टर, कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या मुझे कंपनी से टैक्स कलेक्ट करना है? तो मेरे लिए तो एक तरीके की एग्जेम्प्ट हुई ना, मुझे थोड़ी टैक्स कलेक्ट करना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। मेरा टर्नओवर 20 लाख निकल जाए, 40 लाख निकल जाए, चाहे 50 लाख निकल जाए, मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि मैं कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसी सर्विस जिसपे मैं सप्लायर हूं, मुझे टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, ना ही गवर्नमेंट को पे करना है। टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, बढ़े आगे। पर्सन्स हु आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई करें गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कार का जो मैन्युफैक्चरर है उससे मैंने क्या ली, डीलरशिप ली, तो मैं क्या हुआ, उसका एजेंट।
तो अगर मारुति रजिस्टर्ड है तो मुझे भी क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंपल, समझ में आया? यही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। इफ यू आर एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का, इसको हम ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजॉन सेलर बायर। बायर किसको ऑर्डर देगा, बायर ऑर्डर देगा अमेजॉन को, अमेजॉन ऑर्डर पास ऑन करेगा सेलर को, ठीक है। सेलर गुड्स देगा अमेजॉन को, अमेजॉन गुड्स डिलीवर करेगा बायर को, बायर पेमेंट करेगा अमेजॉन को, अमेजॉन पेमेंट करेगा सेलर को, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहा गया है वो कहा गया है अमेजॉन को। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1%, उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मतलब जो बायर पेमेंट देगा अमेजॉन को, बायर ने सपोज अमेजॉन को जो पेमेंट दिया 100 रुपीज प्लस 5 GST 105, ये 5 रुपीज तो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इस 100 रुपए पे 1% कट करके 99 रुपीज देगा सेलर को। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ये 1% जो काटा, 1 रुपीज जो काटा, दैट इज 1% ऑफ 100, ये 1% इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स देगा गवर्नमेंट को। समझ आ रहा है? एक बार रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मतलब बायर ने अमेजॉन को पेमेंट दिया, अमेजॉन ने क्या किया, सेलर को पेमेंट किया, लेकिन 1% काटा। क्या काटा? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 1% 100 का कितना होता है, 1 रुपीज। 1 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने किसको पे किया, गवर्नमेंट को पे किया। फाइन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है। अब सेकंड, persons who supply goods or services through such electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52 but threshold limit of 20 lakh or 10 lakh is available in case of suppliers supplying services through electronic commerce operator। जो sellers इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सेल करते हैं, मतलब जो सेलर अमेजॉन के थ्रू गुड्स सेल कर रहा है उसके लिए भी क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन जो सप्लायर ऑफ सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। मतलब अर्बन क्लैप का एग्जांपल ले लीजिए। मेरा एक सलून है, मैं किसको सर्विस दे रहा हूं, अर्बन क्लैप को, और मतलब अर्बन क्लैप के कस्टमर को। कस्टमर ऑर्डर देगा अर्बन क्लैप को, अर्बन क्लैप मुझे अपॉइंट करेगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। डायरेक्टली मैं अर्बन क्लैप को सर्विस दे रहा हूं, इनडायरेक्टली किसको दे रहा हूं, कस्टमर को। ठीक है। तो मैं कौन हूं, सप्लायर ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अर्बन क्लैप क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना। तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है।
समझ आ रहा है फ्रेंड्स? सिंपल है। अगर मैं सेलर ऑफ गुड्स हूँ, इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सब मेरे लिए। मैं सेलर हूँ। मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ, सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और क्या इस केस में अर्बन क्लैब के लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? बिल्कुल है, क्योंकि वो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फाइन। अब हमने सेकेंड सेंटेंस पढ़ा, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर बट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख इज अवेलेबल इन केस ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज। जो सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, उनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब है उनके लिए? जब उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा, तो 20 लाख और 10 लाख विच एवर इज एप्लीकेबल टू यू। ठीक है। अब बीच में हमने कुछ मिस कर दिया, वो था अदर देन सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। इफ आई एम सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब है? जब मेरा टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख विच एवर लिमिट इज एप्लीकेबल टू मी क्रॉस हो जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगा, तब क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन if I am providing services mentioned under section 9 subsection 5 through e-commerce operator, तो मुझे क्या है, एग्जेम्प्ट है, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। अब देखते हैं ये 9 सबसेक्शन 5 में कौन कौन सी सर्विसेज मेंशन्ड है और उस पर टैक्स कौन पे करेगा। मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं, अगर मैं पे नहीं करूंगा, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो टैक्स कौन पे करेगा? ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5), डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, किस तरीके की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। सप्लायर ऑफ सर्विस एनी, कोई भी सप्लाई कर सकता है। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये कैसे होगा? मैं कौन हूं? ओला। सप्लायर ऑफ सर्विस है टैक्सी ड्राइवर, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है एनी पर्सन। तो मैं कौन हूं? सप्लायर ऑफ सर्विस। किसके थ्रू सप्लाई कर रहा हूं? ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तो रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके लिए तो कंपलसरी है, वो हमने पढ़ लिया। बात एक क्वेश्चन ये है कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसको रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है। तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मोटर कैब या रेडियो टैक्सी, तो इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, टैक्सी ड्राइवर दैट इज सप्लायर ऑफ रेडियो टैक्सी और मोटर कैब, उसके लिए क्या है, मैंडेटरी नहीं है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये क्या है, सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अगर यहाँ पे होता, अगर अर्बन क्लैब यानी सलून सर्विसेज, ठीक है, सलून सर्विसेज होता तो सलून सर्विसेज के केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब है? जब आपका टर्नओवर क्या होगा, 20 लाख से ऊपर जाएगा तो। और यहाँ पे अगर टैक्सी ड्राइवर होगा तो अगर 20 लाख से ऊपर गया तो भी क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपके केस में टैक्स कौन पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब ये जो पर्सन है ओला को देगा सपोज 100 + 5 GST, तो 100 ओला किसको दे देगा, टैक्सी ड्राइवर को, मे बी कुछ कमीशन काट के, और ये जो 5 रुपए है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी सर्विस ऐसी है, अकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, मतलब क्या, कौन सी सर्विसेज की बात कर रहा है, ओयो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन हुआ, ओयो। इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, ओयो। होटल पे करेगा, होटल पे नहीं करेगा। लेकिन एनी पर्सन एक्सेप्ट हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड जीएसटी एक्ट, मतलब अगर होटल रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा, होटल पे करेगा। होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन पे करेगा, ओयो, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कस्टमर किसको ऑर्डर देगा, ओयो को। ओयो किसको ऑर्डर पास ऑन करेगा, होटल को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, ओयो।
टैक्स कौन पे करेगा? ओयो। ऐसा कब होगा? जब होटल रजिस्टर्ड नहीं है तब। लेकिन अगर होटल अगर रजिस्टर्ड है तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? होटल खुद, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं करेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है? अब फ्रेंड्स, आपके लिए इन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा समराइज किया है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए नोट करना जरूरी है। सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। फाइन। Supplying goods through e-commerce, registration is mandatory. If supplying services through e-commerce, register only if turnover exceeds threshold limit. ठीक है? अगर turnover threshold limit क्रॉस करेगा तभी क्या कराना है हमको? रजिस्ट्रेशन, अगर हम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। If supplying services under section 9 subsection 5, तो क्या होगा? ई-कॉमर्स ऑपरेटर विल पे टैक्स, ठीक है? लेकिन ऐसा तभी होगा इफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो सर्विसेज दी हुई है, वो सर्विस को जो सप्लाई करता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तभी क्या होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर वो सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। फाइन। इफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज रजिस्टर्ड देन ही विल पे टैक्स। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। कौन सा? टैक्सी कैब वाला। टैक्सी कैब वाले केस में क्या होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे टैक्स इन ऑल द केसेस। सभी केसेस में कौन टैक्स पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है? सो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इन ऑल द केसेस। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? एक बचा हुआ जो पेंडिंग है उसको समझते हैं। Services by way of housekeeping such as plumbing, carpenting. अर्बन क्लैब का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? अब अर्बन क्लैब बायर सेलर 100 रुपए की सर्विस दी, 105 चार्ज किए टैक्स के साथ। फाइन। अर्बन क्लैब किसको देगा ये पेमेंट? सेलर को। सेलर को कितना देगा? 100 रुपए, क्योंकि सेलर को 100 रुपए देगा अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो। और गवर्नमेंट को कितना देगा? अर्बन क्लैब 5 रुपए देगा गवर्नमेंट को, ठीक है? अर्बन क्लैब बायर सेलर। बायर अर्बन क्लैब को देगा 105, अर्बन क्लैब सेलर को देगा 100, और अर्बन क्लैब जो 5 रुपए बचे वो किसको देगा? गवर्नमेंट को। ऐसा कब होगा? जब सेलर यानी अर्बन क्लैब क्या है? सॉरी, जब सेलर मतलब जो बंदा हाउसकीपिंग या कारपेंटिंग या प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन क्लैब क्या करेगा? 5 रुपए गवर्नमेंट को देगा, 100 रुपए किसको देगा? सेलर को। अगर ये बंदा रजिस्टर्ड है तो पूरा 105 नहीं 104। क्यों 104? कैसे? 100 में से 1% टीसीएस भी तो कटेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो 99 प्लस 5 104 किसको मिलेगा? 104 मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है? हाउसकीपिंग वाला हो या प्लम्बिंग वाला हो, जो भी हो, उसमें से 99 वो खुद रखेगा और 5 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ये जो टीसीएस है वो अलग चीज है और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग चीज है। इसमें जो 5 रुपए दिए बायर ने अर्बन क्लैब को, वो 5 रुपए जीएसटी था। अगर ये सेलर रजिस्टर्ड है
तभी ही अर्बन क्लैब क्या होगा, उसमें से टीसीएस काटेगा। ठीक है, 99 कब देगा, अगर रजिस्टर्ड है तो 99 प्लस 5 104 कब देगा, रजिस्टर्ड है तो। अनरजिस्टर्ड है तो टीसीएस भी नहीं काटेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सीधा 100 रुपए किसको दे देगा, सर्विस प्रोवाइडर। और अर्बन क्लैब जो 5 रुपए है टैक्स, वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट। दो केसेस। केस 1, अगर जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है, जो अर्बन क्लैब के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है, तो अर्बन क्लैब उसको 100 में से 1% टीसीएस काट के 99 रुपीज देगा, प्लस 5 रुपीज क्या देगा, जो जीएसटी रिसीव हुआ बायर से, वो 5 रुपीज किसको पे हो जाएंगे, गवर्नमेंट को। और वो कौन पे करेगा, ये सेलर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन क्लैब सेलर का क्या टीसीएस काट सकता है, टीसीएस नहीं काट सकता है। और अर्बन क्लैब कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ, वो टीसीएस नहीं काट पाएगा इस केस में, अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, अनरजिस्टर्ड है। तो अगर सप्लायर ऑफ सर्विस क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो अर्बन क्लैब पूरे 100 रुपए देगा। रिसीव कितने में, बायर से 105। 100 रुपए क्या है, बेसिक अमाउंट, वो किसको दे देगा, सेलर ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस को। और जो 5 रुपए बचे वो किसको दे देगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को दे देगा। समझ आ रहा है।